को जो बहुत विस्तारत में दी गई हो, उसे हम एक तिहाई शब्दों में कैसे ला सकते हैं। ठीक है ना। एक तिहाई शब्दों में हमें लाना होता है। इस एक कैसे होगा, दो चीजें ध्यान रखना है। पहली बात, ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो 3 पैराग्राफ में दिया गया, 300 शब्द हैं उसमें, या 150 शब्द हैं, मान लीजिए 150 शब्द हैं किसी पैराग्राफ में, और अब हमें उसे लाना है कितने में, एक तिहाई में। तो एक तिहाई तो 20 शब्द निकाल, कहीं से 30 बना दिए 50, ऐसा नहीं करना है। बल्कि करना क्या है कि पूरे सेंटेंस को पढ़ना है। सेंटेंस को पढ़ने के बाद, मतलब पूरे पैराग्राफ को पढ़ेंगे हम लोग। पैराग्राफ को पढ़ने के बाद सोचेंगे 1 मिनट। उस सोचने के बाद हम इस बिंदु पर जाएंगे कि आखिरकार, आखिरकार ये कहना क्या चाह रहे हैं, इसका मूल मंत्र क्या था। ये पूरे पैसेज में किस बिंदु पर चर्चा की गई, और जिस बिंदु पर ये चर्चा की गई है, ओवरऑल किस बात की ओर ये ध्यान आकृष्ट करना चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक पंचायती राज सिस्टम पर उनका आ गया। उन्होंने बताया कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था 1992 से शुरू की गई, इसका उद्देश्य ग्रामीण परिवेश में विकास करना था। फिर धीरे धीरे ऐसे ऐसे परिवर्तन आया, वर्तमान में इसने बहुत सारे विकास कर लिए, मतलब पूरी कहानी उन्होंने बता दी। और लास्ट में चुनौतियां बता दी। अब कहा कि इसका संक्षेपण कर उन्होंने 150
विधि ये कहती है कि जो हमारे काम की शब्दावली नहीं है, समझ रहे, जो हमारे काम की शब्दावली नहीं है, उस शब्दावली को हम हटा दें, वो कहलाती है निरसन विधि। ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको कोई पॉइंट दे दिया गया, जो बात आपको आधी लाइन में कहनी थी या 10 शब्दों में कहनी थी, उसको उन्होंने एक ही बात को दो दो तीन तीन बार कह के क्या किया, 1.5 2 3 लाइन में बना दिया। तो उसको क्या करना है हमें, जो उसमें से अनावश्यक शब्द रहेंगे, ठीक है ना, उसको हम क्या करेंगे, हटा देंगे। और जब अनावश्यक शब्द हटा देंगे तो इसी को हम क्या बोलते हैं, निरसन विधि बोलते हैं। मतलब निरसित कर देना, हटा देना, वो हमारे काम का नहीं है। क्लियर बात हो रही है ना सभी को? यस क्या सर, यस सर। है ना, आवाज सभी तक पहुंच रही है? जी सर। है ना, अब लाइट भी आ गई यस है, सर। दिक्कत नहीं है। यस सर। यस ठीक है, सर। तो ये निरसन विधि। दूसरा पॉइंट होता है इसमें, अनेक के लिए एक शब्द। जब भी हम संक्षेपण सॉल्व करते हैं तो अनेक के लिए एक शब्द पर भी हमें ध्यान रखना होता है। अनेक के लिए एक शब्द क्या होते हैं, बहुत लंबी चौड़ी बात को वो क्या करते हैं, शॉर्ट में बोल देते हैं। और जब बहुत लंबी बात हमारी शॉर्ट में आ जाएगी, कम शब्दों में आ जाएगी, मतलब अनेक के लिए एक शब्द का मतलब ही यही है, तो हमारे शब्द बचेंगे। जैसे जैसे कहा गया कि आज के जो युवा पीढ़ी है, उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वो दिग्भ्रमित हो चुके हैं, लगातार जो है उधेड़ वन में घूमते रहते हैं। उनके भविष्य का लक्ष्य क्लियर नहीं होता कि उन्हें क्या करना है। इसे हम एक शब्द में कहें तो आज के युवा किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए हैं। किंग कर्तव्य विमूढ़ ने 2 लाइनों को एक शब्द में समेट दिया। समझ रहे बात को? क्यों? जी सर, जी सर। यस यस सर। सर। जी तो जी अनेक के लिए एक शब्द, मतलब इतनी लंबी चौड़ी बात को हम ये नहीं बताएंगे कि आज के युवा समझ नहीं पा रहे हैं, भविष्य नहीं तलाश पा रहे हैं, उनके भविष्य का विजन क्लियर नहीं है। इतनी लंबी चौड़ी बात की जगह हम क्या बोलेंगे, आज के युवा किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए हैं। मतलब किंग कर्तव्य विमूढ़ ही अपने आप में इतना बड़ा शब्द है जिसने इस पूरी लाइन को अपने आप में समेट लिया है। ठीक है, तो ये रहेगा संक्षेपण। तो अभी हमने 2 पॉइंटों पर चर्चा की हिंदी वाले पेपर में, पहला भावार्थ, दूसरा संक्षेपण। एक बार 2 मिनट में हम रिवीजन करते हैं। पहला देखिए, हम लोगों ने भावार्थ में देखा था 30 नंबर का आएगा, जिसमें भाव का अर्थ निकालना है। मतलब हमें क्या करना है, एक पैसेज दिया गया जाएगा हमारे लिए, उसका शीर्षक, उससे संबंधित क्वेश्चन, क्वेश्चनों की व्याख्या करेंगे हम। व्याख्या करने के लिए 2 चीजें जरूरी होंगी हमारे पास। पहले लिंक, लिंक मतलब हम अपनी शब्दावली को, अपनी बात को और उदाहरणों से कैसे जोड़ सकते हैं। लैंग्वेज, लैंग्वेज का मतलब भाषा से है, भाषा का मतलब ये है हमारी भाषा प्रवाहमय होना चाहिए, सरल होना चाहिए, सहज होना चाहिए, बोधगम्य होना चाहिए, जो एग्जामिनर को प्रभावित कर सके। तीसरा है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि जो भावार्थ, जो पैसे दिया था, उसे ओवरऑल पढ़ करके हम ये जान लें। जान किस तरीके से लें कि वास्तव में क्या कहना चाह रहा है, उसके बाद हम उसका भावार्थ कर देंगे। दूसरा संक्षेपण पर चर्चा की। संक्षेपण का मतलब है किसी विषय वस्तु को, किसी मुद्दे को हम 1/3 शब्दों में लाएंगे। 1/3 शब्दों में लाएंगे, लेकिन उसकी मूल आत्मा न मरने पाए। मतलब जो पॉइंट दिए गए हैं, जो वह बात कहना चाह रहे हैं, उसमें हम कटौती नहीं करेंगे। चीजें वही रहेंगी, चीजें वही रहेंगी, लेकिन हमारी क्या है, भाषा शैली के माध्यम से हम उसको कम शब्दों में ले आएंगे। मतलब 150 शब्दों की सभी का उन्होंने यस पत्र सर। लेखा प्रशासन में आ जाएंगे। तो आपको बहुत सारी पत्रावलियों पर काम करना होता है। कभी डीएम सर के यहाँ से आदेश आता है, ठीक है, किस पर नोटिंग की जाए, इस पर आख्या दी जाए, है ना, लेटर लिखा जाए। कभी आपको छुट्टी पर जाना तो आपके कार्यालय अध्यक्ष, विभाग अध्यक्ष को आप लेटर लिखेंगे। कभी आपके ऑफिस में कोई समस्या है, डीएम सर के यहाँ सूचित करना है, तो आप लेटर कैसे लिखेंगे। कई बार अपने परिचितों को लेटर लिखना है। कई बार आप एक ही आदेश लिखते हैं और उसको कई लोगों को आप कॉपी करते हैं कि हमारी बात एक साथ कई लोगों तक पहुंच जाए, तो वो कैसे। इसलिए क्या किया गया, आपके यूपी पीसीएस के सिलेबस में पत्र लेखन एक टॉपिक डाल दिया गया, जो कि हिंदी के पेपर के अंतर्गत ही है।
ठीक है ना। अब देखो, ये पत्र लेखन में क्या है ना, कुछ पत्र दिए गए हैं, उन पत्रों को हमें जानना है, समझना है एग्जाम में कैसे पूछा जाता है। तो देखो, इसमें पहला पत्र दिया गया सरकारी पत्र। सरकारी पत्र को शासकीय पत्र भी बोलते हैं। देखो, इसका मतलब क्या हुआ, जब सरकार के स्तर पर या एक शासकीय अधिकारी के द्वारा दूसरे शासकीय अधिकारी को कोई पत्र लिखा जाता है ना। सर, जब हम मतलब कोई कम्युनिकेशन, जब कोई पत्रावली सरकार से सरकार के स्तर पर, ठीक है ना, सरकार की संस्थाओं के मध्य, सरकारी अधिकारियों के मध्य, जब ये सरकारी और सरकारी काम से, मतलब जब कोई सरकारी अधिकारी दूसरे सरकारी अधिकारी को सरकारी काम के तहत कोई पत्र लिखता है, उसे हम सरकारी पत्र कहते हैं, है ना। ये सब परिभाषाएं छोटी छोटी हम लिखवाएंगे, आपको बताएंगे भी, एक एक एग्जाम्पल देंगे, फॉर्मेट क्या होगा, ठीक है ना। तो इसके जानेंगे, इसकी विशेषताएं क्या होंगी। कई बार क्वेश्चन आता है, सरकारी पत्र का आशय स्पष्ट करते हुए विशेषताएं बताइए, एक उदाहरण दीजिए। तो आप बताएंगे सरकारी पत्र क्या होता है, सरकारी पत्र की विशेषताएं क्या होती हैं। विशेषताओं में आप ये बताएंगे इसका ड्राफ्ट कैसा होता है, पत्रांक कहाँ लिखा जाएगा, प्रेषक कहाँ लिखा जाएगा, ठीक है, संबोधन कैसे किया जाएगा, विषय वस्तु का उल्लेख कैसे होगा, है ना, भाषा शैली कैसी होगी, और जब लास्ट में भावधी वगैरह लिखेंगे तो वहां पर कैसा लिखा जाएगा। क्या सीनियर अधिकारी के द्वारा जूनियर को लिखा जाएगा तो भावधी में वो क्या करेगा, भाषा शैली कैसी होगी। तो देखिए, तमाम चीजें हैं। ये सरकारी पत्र जब हम लिखेंगे तो हमें पद के हिसाब से ये भी ध्यान रखना है, किसको हम संबोधित कर रहे हैं, किसी को निर्देश दे रहे हैं, किसको आदेश दे रहे हैं, है ना, और किससे अपेक्षा कर रहे हैं। जब हम इन सब बिंदुओं पर चर्चा करते हैं तो उसके लिए सरकारी पत्र को देखा जाता है। क्लियर बात। एक एक एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे कल या परसों की क्लास में, ठीक है ना। फिर इन्होंने दूसरा पॉइंट दिया, अर्ध सरकारी पत्र। देखो, इसमें क्या होता है अर्ध सरकारी क्यों, जब शासकीय कर्मचारियों के द्वारा, जब शासकीय कर्मचारियों के द्वारा अपने व्यक्तिगत, मतलब इसमें पूरी तरह से सरकारी कार्य इन्वॉल्व नहीं है, व्यक्ति तो सरकारी है, लेकिन उसमें क्या है कि कुछ व्यक्तिगत भी कार्य छिपे हुए हैं। जब इस तरीके से कोई पत्र लेखन किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अर्ध सरकारी पत्र। जैसे मान लीजिए कि आपने किसी दूसरे विभाग वाले को अपने किसी पर्सनल कार्य के लिए कोई याद दिलाना है ना, कि महोदय ये हमारा कार्य कर दीजिए, इस तरीके से मतलब कोई बात पहुंचाना है। वो भी सरकारी अधिकारी है, आप भी हैं, लेकिन काम कैसा हो गया, व्यक्तिगत हो गया। तो वहां पर किस तरीके का फॉर्मेट प्रयोग होगा, अर्ध सरकारी पत्र का फॉर्मेट प्रयोग किया जाएगा। इसमें क्या होगा, आपका पत्रांक बदल जाएगा, पत्रांक तो रहेगा लेकिन वो दूसरी जगह डाला जाएगा। सरकारी पत्र में अलग स्थान पर रहेगा पत्रांक, अर्ध सरकारी में दूसरी जगह पर रहेगा। संबोधन बदल जाएगा, संबोधन में जैसे प्रिय, कहीं मतलब जैसे नाम से भी संबोधित कर सकते हैं, संबोधन का स्तर बदल जाता है, ठीक है ना। भावधी का स्तर भी बदल जाएगा, भाषा शैली में भी थोड़ा सा परिवर्तन होगा, इसकी विशेषता है। तो कई बार एग्जाम में पूछता है, अर्ध सरकारी पत्र से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए और एक अर्ध सरकारी पत्र का प्रारूप बनाइए या उदाहरण देके समझाइए। एक चीज, दूसरा क्या होता है, आपको एक और वो पत्र लिख देंगे, कहेंगे एक संस्था के माध्यम से, या दो व्यक्तियों का नाम दे देंगे कि इस व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को इस काम के लिए एक पत्र लिखा जाना, मुद्दा दे देंगे, है ना, इसके लिए एक पत्र। अब वो ये नहीं बताएंगे कि हम अर्ध सरकारी लिखवा रहे हैं आपको कि सरकारी लिखवा रहे, ये आपको पहचानना होगा। क्वेश्चन जब आएगा, कल हम लोग देखेंगे प्रश्न, जब आपके सामने प्रश्न आएगा और उसमें कहा जाएगा कि एक सरकारी अधिकारी के द्वारा दूसरे सरकारी अधिकारी को किसी व्यक्तिगत कार्य के लिए पत्र लेखन किया जा रहा है, टॉपिक भी बता दिया उसने प्रश्न में, है ना। तो जब प्रश्न में टॉपिक भी बता दिया, हमें संबोधन भी करना है, हमें लिखना भी है, तो वहां हमें पकड़ना होगा कि सरकारी पत्र चाह रहा है कि अर्ध सरकारी चाह रहा है। देखो, यहीं पर गलतियां होती हैं, हिंदी में जो कम नंबर आते हैं ना, उसका कारण यही है।
समझ ही नहीं पाते हैं, समझ ही नहीं पाते हैं कि सरकारी लिखना था इसमें कि अर्ध सरकारी लिखना था। लिख डालते हैं, वो कहते हैं हम पत्र लेखन करके आ गए। अरे भाई, जब तक आप समझोगे ही नहीं कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्या वो सरकारी पत्र चाह रहा था या प्राइवेट, अर्ध सरकारी, है ना। तो ये हमें विशेषताओं के आधार पर पत्रों की पहचान करना है। तो ये चीजें हम क्या है, पिछले कम से कम 10 सालों में आए हुए जो पत्र लेखन के प्रश्न हैं उनका विश्लेषण करेंगे, वो आपको एक एक चीज बताएंगे। क्लियर बात हो रही है ना सबको? क्यों? Yes. Yes, जी sir. सर। Yes, sir. Okay, है ना, sir. ये इस तरीके से आगे Yes, बढ़ेंगे sir. हम। 32 पत्र हो गए, सरकारी अर्ध सरकारी। तीसरा इन्होंने दिया तार लेखन। देखो, तार लेखन जो है ना, अब काम में नहीं आता है। अब ना तो एग्जाम में पूछता है, लेकिन सिलेबस में है, इसलिए हम इसकी विशेषताएं तो लिख ही लेंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी आपके सिलेबस में तो है, लेकिन अभी इसका प्रयोग नहीं होता है। ना तो तार लेखन का प्रयोग होता है, ना अब एग्जाम में 5-10 मिनट कार्यालय में होता है, अब नहीं होता, इसका कोई उपयोग नहीं है। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सिलेबस से नहीं हटाया। जब उन्होंने नहीं हटाया है और कोई टीचर पेपर सेट करने वाला ऐसा आ गया कि उसका दिल कहे कि नहीं मुझे तो ताल लेखन ही लिखवाना है, अब सिलेबस में तो है, तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, तो कम से कम 5-10 मिनट हम लोग क्या रहेंगे, इसे जाने रहेंगे कि आखिरकार ताल लेखन क्या है, तो उसे हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। 3 हो गए। चौथा है कार्यालय आदेश। देखो, कार्यालय आदेश क्या है, मैं कल आपको एक फॉर्मेट भी दूंगा। कार्यालय आदेश हम लोग आदेश निकालते हैं अपने ऑफिस में, ठीक है ना। जैसे मान लो पटल चेंज करना है, किसी को कोई काम कोई दूसरा कर्मचारी कर रहा था, अब हमें दूसरे से कार्य करवाना है, उसने अच्छे से काम नहीं किया है, तो हमारे ऑफिस में मैं आए दिन कार्यालय आदेश निकालता हूँ। हर 15-20 दिन में कोई ना कोई आदेश निकलता है मेरे स्तर से, ठीक है। तो मैं आपको उसका फॉर्मेट, जैसे ही अब कोई आदेश है तो मैं कल ही आप लोगों को भेज दूंगा कैसे आदेश निकाला जाता है। देखिए, इसमें क्या है, मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, कोई भी XYZ, उसने कोई कार्य अच्छे से नहीं किया है अपने पटल का, उसको मान लीजिए कोई चपरासी है, सही से कार्य नहीं किया है, उसका काम हमें छीनना है और दूसरे को उसकी जगह नियुक्त करना है, तो उसमें इसकी भाषा शैली अलग रहेगी। आपको आदेशित किया जाता है, सीधा आदेश है ना, इसमें महोदय कुछ नहीं, बहुत सारी भाषा शैली नहीं। आप, क्योंकि जब आप आदेश देंगे तो वो आपका जूनियर होगा। क्या होगा? क्यों? आदेश जूनियर होगा। आदेश तो जूनियर सीखते हैं ना, जो आपसे नीचे स्तर का होगा। Junior होगा डीएम सर, है ना, डीएम सर के यहाँ से कोई आदेश आएगा तो हम लोगों के लिए आएगा ना, और अधिकारियों के लिए। ऐसा तो है नहीं कि हम लोग कोई आदेश निकालो डीएम सर के लिए हो, वो नहीं निकलेगा ना। तो आदेश किसके लिए निकलता है? बराबर में अपने से जो नीचे का अधिकारी होता है, जो कर्मचारी होता है, कोई भी हो अपने से नीचे स्तर का, उसके लिए आदेश जारी करते हैं। तो कार्यालय आदेश में क्या है कि एक कार्यालय विशेष के द्वारा, जो कार्यालय अध्यक्ष होता है उसके द्वारा ये आदेश निकाला जाता है, और जिसमें उसके द्वारा ये कहा जाता है कि आपने ये कार्य किया है, सही किया है, इसे और अच्छा कैसे किया जाए, मतलब एक आदेश दिया जाता है कि मिस्टर अब आप ये कार्य करेंगे, ठीक है ना। क्लियर बात? ठीक है। तो ये कार्यालय Yes, आदेश, sir. पे 4 पत्र हुए हमारे। 5वां है अधिसूचना। अधिसूचना का मतलब होता है विज्ञप्ति से, नोटिफिकेशन। जैसे आप लोग बोलते हैं ना कि यूपीपीसीएस का विज्ञापन आ गया है, बोलते हो कि नहीं बोलते हो? यस सर। हाँ, नोटिफिकेशन आ गया है। अधिसूचना आप देखते होंगे न्यूज़पेपर में भी कई जगह निकलते हैं, अधिसूचना लिखा होता है, छोटा सा कॉलम बना रहता है ना, और उसमें ऊपर लिखा होगा अधिसूचना, और नीचे दी एतद, उसकी लैंग्वेज अलग होती है, लिखा रहता है एतद द्वारा सूचित किया जाता है फलाने फलाने पद के लिए आवेदन मंगाए जाएंगे, जिसके लिए अर्हता ये होगी इस तारीख से इस तारीख तक ये पद फॉर्म भरे जाएंगे, और परीक्षा की तिथि कुछ समय बाद घोषित कर दी जाएगी। समाप्त। ये ऐसे ही निकलते हैं ना सूचना। यस सर। यस सर। विज्ञप्ति आएगी, उत्तर प्रदेश एतद द्वारा सूचित किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अवर अधीनस्थ या प्रवर जिसकी भी परीक्षा है, इसके लिए इतने पदों के सापेक्ष रिक्तियां घोषित की गई हैं, जिसके पद के सापेक्ष आवेदन मांगे गए हैं, आवेदन जमा करने की तिथि फलाने से लेकर इस तारीख से इस तारीख तक रहेगी, योग्य उम्मीदवार आप अपना आवेदन जमा कर सकते हैं।
होगी अधिसूचना, होगी विज्ञप्ति। इसकी विशेषताएं क्या है, प्रारूप क्या होगा, ठीक है। इसमें पत्रांक वगैरह कुछ नहीं लिखा जाता है, मैं बताऊंगा। इसके एक एक मेरे पास है सबकी ओरिजिनल ड्राफ्ट, है ना। तो इसको कैसे लिखना है, कैसे सॉल्व करना है, बहुत आता है। अधिसूचना बहुत सबसे ज्यादा बार यदि एग्जाम में पूछा गया है तो सरकारी पद, अर्ध सरकारी और अधिसूचना, इन तीन को बहुत पूछते हैं। अधिसूचना आपसे कहेंगे कि कार्यालय में भर्ती निकली हुई है, उसके लिए अधिसूचना लिखिए, ना भी अधिसूचना लिखें तो आपको क्वेश्चन में दे देंगे एक कार्यालय में या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक भर्ती निकाली गई है, इसके लिए एक पत्र लिखिए। तो आपको समझना होगा कि अधिसूचना लिखना है कि आदेश लिखना है ना। कभी आ जाएगा तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा या इस विभाग के द्वारा अपने कर्मचारियों को ये आदेशित किया जाना है ऐसा कार्य करें, तो वहां आदेश लिखेंगे, मतलब आप उसकी लैंग्वेज को पकड़ेंगे। क्लियर। तो अधिसूचना, अधिसूचना के बाद परिपत्र आता है। क्या आता है, परिपत्र। परिपत्र को बोलते हैं सर्कुलर। देखो होता क्या है, सरकारी पत्र ही होता है, लेकिन जब हम किसी पत्र को एक से अधिक व्यक्तियों के लिए भेजते हैं, क्या करते हैं, एक से अधिक जगह हमें भेजना हो तो वहां पर हम किसका सहारा लेते हैं, परिपत्र का सहारा लेते हैं। वहां नीचे लिखा जाता है इसमें प्रतिलिपि संलग्न, प्रतिलिपि यथार्थ, मतलब किस किस को, प्रतिलिपि सूचनार्थ, किस किस को जाएगी ये प्रतिलिपि, वहां परिपत्र होता है। क्यों, सरकारी पत्र तो सिर्फ एक के लिए लिखा जाएगा जिससे आप बात कर रहे हैं, लेकिन परिपत्र में क्या होगा, जैसे एक एग्जांपल समझिए। जैसे मान लीजिए आ गया कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, सभी जिलाधिकारियों को संबोधित किया जा रहा है, सभी जिलाधिकारी, एक नहीं। यदि झांसी के जिलाधिकारी को संबोधित होगा तो वो सरकारी पत्र होगा, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश के जिलाधिकारियों को, पूरे उत्तर प्रदेश के एसएसपी को, एसएसपी सर को, यदि इन लोगों को संबोधित किया जाएगा, या कोषाधिकारियों को, सीनियर जिसको भी है, मतलब एक साथ बहुत सारे लोगों को जिसमें संबोधन होगा, जहां हमें सूचना एक साथ बहुत स्तर पर पहुंचानी होती है, तो किसका प्रयोग करते हैं हम, परिपत्र का कहते हैं। किसका प्रयोग करेंगे, क्यों, किसका प्रयोग किया जाएगा, परिपत्र का सर। क्लियर बात हुई ना। जी सरकारी सर। सरकारी कब लिखेंगे, कार्यालय आदेश क्या होगा, विज्ञप्ति क्या होगी, परिपत्र क्या होगा। क्लियर बात, ठीक है ना। तो ये देखिए आपके पत्र लेखन है। पत्र लेखन बहुत ही अच्छा पार्ट है हिंदी पेपर का। अच्छा पार्ट किस सेंस में है, दो कारण है। पहली बात तो एग्जाम में नंबर देता है इसलिए अच्छा है, और दूसरी बात जिसकी पत्र लेखन पर पकड़ होती है ना, तो वो कार्यालय में कभी भी आदेश वगैरह निकाला तो बाबुओं के मोहताज नहीं होते वो, ठीक है ना। बुलाया कि पत्र टाइप करो अपनी लैंग्वेज बुला के, तो उससे ना आपका ऑफिस में प्रभाव रहता है। तो जब आपको ये पत्र लेखन वगैरह, संक्षेपण भावार्थ, संक्षेपण भावार्थ है मालूम क्यों लिखवाए जा रहे हैं हिंदी पेपर में, इतनी मोटी मोटी फाइलें आती, हम लोग तो करते हैं, डीएम सर भेजते हैं कि फाइल है, कृपया कोषाधिकारी महोदय इस पर आख्या प्रस्तुत करें, तो मालूम पड़ा उन्होंने 10 पेज की भेजी, तो क्या हम 10 पेज का थोड़ी ना आख्या लिखेंगे, हम उसको निचोड़ निकालेंगे कि इसका ये क्या है, संक्षेप करेंगे, और उनको 10 से 15 लाइन में कि जिलाधिकारी महोदय आपके फलाने पत्र के क्रम में या फाइल के क्रम में आपने जैसा कि आदेशित किया था, इसका सार ये है, इस पर ये हो। मेरे पास आए दिन फाइलें आती हैं ऐसी, मैं दिखाऊंगा आपको। जैसे अब तो हम लोग जुड़ चुके हैं, तो मैं आपको जो है सब फाइलें दिखाऊंगा, कार्यालय आदेश, है ना, कैसे हम लोग आदेश निकालते हैं, सूचना कैसे कभी सरकार के स्तर पर जारी होती है वो बताएंगे, अभी इलेक्शन की जारी होगी, ठीक है ना। और साथ में किस तरीके से परपत्र, जो संक्षेपण भावार्थ है ना, ये आपको ऐसा नहीं है कि उपयोग में ना आए, बहुत उपयोगी है। ऑफिस में जिस दिन आप सरकारी सिस्टम में चले जाएंगे आप देखेंगे आए दिन आपको आख्या देनी पड़ रही है ना, लिखना पड़ रहा है, आपके सामने मोटी मोटी फाइलें आ जाएंगी, उनको आप पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद क्या है, 5-10 लाइन में उनको शॉर्ट में लिखेंगे, और जिसमें सब बातें आ जाएं वो अपने सीनियर अधिकारी, जिलाधिकारी महोदय को सबको अवगत कराएंगे। आप देखो जजों के पास जाती है ना, बोले 1200 पन्नों की फाइल गई, तो क्या वो 1200 पन्ने थोड़ी ना पढ़ेंगे, उसका निचोड़ 10-15 पेज में निकाल लिया जाएगा कि मामला ये है, ऐसा ऐसा है, यही तो संक्षेपण है। तो हिंदी का पेपर इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता। अगला देखिए इसका सिलेबस का बिंदु देखते हैं। 3 पॉइंट क्लियर हुए सिलेबस में, 5 पॉइंट हैं। पहला था अपना दिए हुए गद्य खंड का अवबोध एवं प्रश्नोत्तर, ठीक है ना, मतलब भावार्थ। दूसरा था आपका संक्षेपण,
तीसरा था पत्र लेखन। 3 पॉइंट हम लोगों ने क्लियर कर लिए। चौथा पॉइंट है शब्द ज्ञान एवं प्रयोग। एक एक शब्द समझिएगा जो सिलेबस में बता रहा हूं। शब्द ज्ञान एवं प्रयोग। अब देखो शब्द ज्ञान प्रयोग क्या है। इसमें उन्होंने 4 पार्ट बांटे हुए, आ बा सा दा। आ क्या कहता है? आ कहता उपसर्ग एवं प्रत्यय का प्रयोग। मतलब इसका क्या हुआ, आपको कुछ शब्दावली दी जाएगी, उसमें कहा जाएगा उपसर्ग लगा के 5 शब्द बनाइए, प्रत्यय लगा के 5 शब्द बनाइए। कल बताएंगे आपको कैसे बनाए जाते हैं। अरे कुछ शब्द ऐसे होते हैं किसी के आगे जोड़ दो तो उसका अर्थ परिवर्तित हो जाता है। किसी शब्द के आगे, ठीक है, जैसे नीति शब्द हो गया, उसमें आ जोड़ दिए तो क्या हो गया, अनीति हो गया। वो आ हटा दिया तो जो है नीति बन गया। ऐसे ही किसी शब्द के पहले हमें जोड़ना है, किसी शब्द के बाद जोड़ना है, लेकिन जो शब्दों के आगे जोड़े जाएंगे, पीछे जोड़े जाएंगे उपसर्ग प्रत्यय, इनसे शब्दों के अर्थ में चेंजेस होंगे। ठीक है ना। इनके बहुत सारे एग्जाम्पल देंगे हम लोग, कैसे प्रश्न आते हैं उपसर्ग एवं प्रत्यय कल देखेंगे। क्लियर बात। फिर अगला इन्होंने कहा विलोम शब्द। विलोम से आप सभी लोग परिचित हैं कि कोई आपको शब्द दे दिया जाएगा, उसका उल्टा, विलोम का क्या है, उल्टा होता है। आपको कोई शब्द दे दिया गया, कहा इसका विलोम लिखिए, दिन हो गया, रात हो गई, ठीक है, एक्स वाई जेड, कोई भी आपको शब्दावली। तो देखिए हम लोग विलोम पर, है ना, ये शब्द नहीं पढ़ेंगे। क्यों? एग्जाम में आना है, आपको पढ़ना है, लेकिन यहाँ नहीं पढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि विलोम वगैरह रटने वाली चीजें हैं। क्लियर बात हो गई ना। विलोम शब्द कैसे हैं, रटने वाले हैं, इसमें कोई समझने वाली नहीं। हम लोग जो समझने वाली चीजें उन पर काम करेंगे, विलोम विलोम शब्द थोड़ी पढ़ाए जाएंगे। इनको तो आपको क्या करना है, मैटर उपलब्ध हो जाएगा आपको, मार्केट में कुछ बुकें आती हैं, बता देंगे हम, वो बुक ले लीजिए, विलोम शब्द आप 2-4 तैयार कर लीजिए। आए हुए प्रश्नों के विलोम शब्द जो आ चुके हैं यूपी में, समीक्षाकारी में और भी एग्जाम में, उतना आप तैयार कर लीजिए, आपके सबके सब फंस जाएंगे। ठीक है ना। फिर है वाक्यांश के लिए एक शब्द। इसी को बोलते हैं अनेक के लिए एक शब्द। मतलब इसका आशय हुआ, एक बड़ी लाइन दी गई आपको, ठीक है, और उसके लिए आपको एक शब्द लिखना होगा। जैसे दे दिया, जो बाएं हाथ से कार्य कर रहा हो उसके लिए क्या कहा जाएगा, है ना, अग्नि। जो हवन में जलाई जा रही है लकड़ी, उसके लिए क्या शब्द प्रयोग होगा, है ना, जैसे समदा वगैरह बोलते हैं। जो तत्काल कविता लिख जाए उसे क्या करेंगे, अश्रु कवि, है ना। तो इस तरीके से आपके पास शब्द रहेंगे, उनको क्या करना होगा, आपको एक शब्द में उसको लिखना होगा। क्या करेंगे आप, एक शब्द में लिखेंगे। इसी को बोलते हैं अनेक के लिए एक शब्द। 2-4 उदाहरण हम बता देंगे आपको, इसके बाद आपको ये रटना है, ये रटने वाली चीज है। विलोम हो गया, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गए, रटने वाली चीज है। अगला है वर्तनी एवं वाक्य शुद्धि। देखो वर्तनी एवं वाक्य शुद्धि क्या है। मान लीजिए आपके सामने कोई शब्द दे देगा, आप कहेगा इनमें कौन कौन से सही शब्द हैं, आप लिखेंगे। 4 शब्द दे दिए, कहेगा इसका शुद्ध लिखिए, तो आप शुद्ध बताएंगे, आखिरकार इसमें शुद्ध है कौन, टिक मारेंगे कि ये शुद्ध है, ये अशुद्ध है, शुद्ध ये है, अशुद्ध ये है। ठीक है ना। तो वाक्य एवं वर्तनी आपको ये देखनी होगी। जैसे आ गया कि ताजी गाय का दूध है, गलत हो जाएगा। एक गाय का ताजा दूध है, ये सही होगा। ऐसे 4 दे देंगे वो, कि ताजी गाय का दूध है, या गाय का ताजा दूध है, या ताजा गाय का दूध है। इस तरीके से मान लो 4 लाइनें दे दी। अब उसमें आपको ये देखना होगा कि इसमें से सही कौन सा है। ये वाक्य एवं वर्तनी, ये आपको लगातार अभ्यास से आएगा, है ना। आप मान लो लगातार पढ़ेंगे, आपको धीरे धीरे समझ हो जाएगी कि सही शब्द है। वो तो सेंटेंस ही अपने आप में बता देता है कि मैं अशुद्ध हूँ या शुद्ध हूँ। जब आप सेंटेंस सॉल्व करेंगे तो उसी में से आपको पढ़ने में अजीब टाइप का लगे तो समझ जाइए कि अशुद्ध है। और जिसका फ्लो है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बातें आप सुनते रहते हैं, जो शुद्ध होगा वो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा अभ्यास का काम। 5वां पॉइंट है इसका लोकोक्ति एवं मुहावरे। ठीक है, लोकोक्ति एवं मुहावरे। अब देखो लोकोक्ति एवं मुहावरे जो शब्द है ना, इसको कैसे सॉल्व करना है, महत्वपूर्ण पार्ट है, 30 नंबर का। कितना नंबर का है, 30 नंबर का। अब 30 नंबर के लोकोक्ति मुहावरे आएंगे, लेकिन यहां पर गलती नहीं होनी चाहिए। यहां पर अच्छा नंबर मिलता है, 10 आते हैं। 3 नंबर का होता है,
एक नंबर अर्थ का मिलता है, दो उसकी व्याख्या की, व्याख्या का मतलब उसका अनुवाद के, है ना। अब देखो इसको सॉल्व करने का बहुत अच्छा तरीका होता है। तरीका ये रहेगा, पहले की तरह नहीं है कि हमें जो है क्या करना है, पुराने वाले उदाहरण नहीं देना है ना। पुराने वाले उदाहरण जैसे पहले आते थे ना, 9 2 11 हो जाना, तो लिख दिया पुलिस को देख के चोर 9 2 11 हो गए। ये बहुत बाबा आदम जमाने का उदाहरण है। आपको ऐसे एग्जाम्पल नहीं लिखना है। भाग खड़े होना ये बात तो सच है, 9 2 11 हो जाना, लेकिन आप इसकी जगह क्या लिखेंगे कि पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते में जैसे ही विकसित देशों पर जिम्मेदारी आई, 9 2 11 हो गए। दूसरा उदाहरण, अफगानिस्तान में जैसे ही अमेरिका की जिम्मेदारी बढ़ी, 9 2 11 हो गए, भागा ना अफगानिस्तान से। क्यों? समझ में आ रहा है ना आप यस सर, लोगों के? यस सर, यस सर, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes. है ना। तो 9 2 11 हरे में वो चोर सिपाही वाले एग्जाम्पल नहीं देंगे आप, बल्कि एग्जाम्पल कैसे होंगे, अफगानिस्तान से अमेरिका 9 2 11 हो गया, जलवायु परिवर्तन से विकसित देश 9 2 11 हो गए, ऐसे एग्जाम्पल देंगे आप। ठीक है ना। बाएं हाथ का खेल होना, बाएं हाथ के खेल होने में वो नहीं कि राम को श्याम को हरा पाना बाएं हाथ का खेल है, इस तरीके से एग्जाम्पल नहीं देंगे आप। ठीक है। एग्जाम्पल कैसे होंगे आपका, जो वर्तमान में चल रहे हो मतलब उसका क्या होता है, जिससे आपका ये मैसेज जाए एग्जामिनर के माइंड में कि इस व्यक्ति को, जो प्रशासनिक अधिकारी बनने वाला है, वर्तमान संदर्भ की इसके पास बहुत अच्छी समझ है, ये चीजों को समझ रहे हैं, ये चीजों को समझ रहे हैं, इनके अंदर एक समझ है जिसके आधार पर वो क्या कर सकते हैं, चीजों को बहुत बेहतर तरीके से समझ रहे हैं, है ना। तो इसलिए हमारे जो एग्जाम्पल होंगे वो घिसे पिटे नहीं होंगे। मैं आपको ऐसे 2500 एग्जाम्पल बताऊंगा, वो घिसे पिटे नहीं होंगे। उनके अर्थ तो वही होते हैं, क्योंकि अर्थ तो हम लोग बदल नहीं सकते, लेकिन वाक्य प्रयोग बदलेंगे। वाक्य प्रयोग हमारा ट्रेडिशनल नहीं होगा, नया वाक्य प्रयोग होगा, नई शब्दावली होगी, है ना, जो वर्तमान से जुड़ रहे होंगे, जिससे क्या होगा, एग्जामिनर के दिमाग पर एक प्रभाव जाएगा कि वास्तव में एक गंभीर स्टूडेंट है और साथ में इन्हें वर्तमान की समझ है। क्लियर बात हो गई। तो ये था आपका क्या है, हिंदी का पेपर। तो आज हमने जो है, अब निबंध वाले पर आते हैं। आज हमने पहला पेपर डिस्कस किया हिंदी का। अब आप लोग बताइए समझ में आया कि नहीं आया? जी यस सर, सर। आ गया समझ। जी सर। Yes, sir. अच्छे से समझ यस में सर। आया, जी सर। है ना? किसी को कोई दिक्कत? नहीं नो सर। सर, नो सर। कोई ऐसा जिसे चीजें समझ में ना आई हो? नो सर। है ना। इस तरीके से देखिए, ये तो अभी क्या है ना, शुरुआत करने से पहले एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए सिलेबस की। जब तक हम सिलेबस को पकड़ेंगे नहीं ना, तब तक हम बहुत अच्छा नहीं कर सकते। इसलिए मेरा एक कोशिश ये थी कि सबसे पहले आपको कम से कम सिलेबस की समझ तो कराई जाए। सिलेबस को समझे हम लोग, जब सिलेबस समझ जाएंगे तो अब आपको ये ऐसा लग रहा होगा हिंदी का सिलेबस समझने के बाद कि ये तो बहुत अच्छे से हम कर जाएंगे, इसका मतलब ये होता है ये बहुत इजी तरीके से अच्छा नंबर मिल सकता है, लग रहा है ना सर? यस क्यों, सर, कॉन्फिडेंस यस है? सर। यस सर। यही कॉन्फिडेंस चाहिए। और कॉन्फिडेंस केवल बातों में नहीं, बल्कि मैं प्रैक्टिकल करवाऊंगा भी आपको, ये चीजें मैटर भी उपलब्ध करवाऊंगा, है ना, क्योंकि अब हम लोग जुड़ चुके हैं, है ना। तो लगातार एक संपर्क में रहेंगे, बेहतर से बेहतर किया जाएगा। ठीक है ना। अब देखो दूसरा पेपर, दूसरा देखेंगे हम लोग, कंपलसरी बोलते हैं इसे, निबंध का, है ना। निबंध देखो, इसमें आपके 3 निबंध जो पेपर होता है, 150 नंबर का ये भी होगा। कितने का होगा? क्यों, कितने का होगा? 150। 150 नंबर का होगा। 150 और हाँ, और देखो यहाँ पर मैं बता दूं आपको, मेरे ही कुछ मित्रों को 115 नंबर, 120 नंबर ऐसे नंबर मिले हैं। ठीक है ना। और इसमें कम से कम आपका 90 नंबर से नीचे अच्छा नंबर नहीं माना जाता। ठीक है ना। 100, 105, 95 इस तरीके से नंबर ठीक माने जाते हैं। मतलब 95 से ऊपर तो जितना जाए उतना बेहतर है ना। समझ रहे बात को? यस सर, हाँ, यस 95 सर। से ऊपर। 3 निबंध लिखने हैं हमें, 3 खंड रहेंगे, 3 खंडों में 3 3 निबंध दिए रहेंगे, मतलब टोटल निबंध होंगे 9। आपके सामने कितने निबंध होंगे? 9 निबंध होंगे।
लेकिन 9 में से हमें 9 नहीं लिखना है, निबंध कितने लिखने हैं? 3। लेकिन शर्त यह है कि 3 निबंध ऐसा नहीं है कि जो 3 खंड दिए गए और हमें मालूम पड़ा कि एक खंड के 2 आ रहे हैं और एक खंड से एक भी नहीं आ रहा है, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। मतलब तीनों खंडों के में जो 3-3 निबंध होंगे, हमें तीनों खंडों से एक एक निबंध करना ही होगा। क्लियर बात है ना सबको? क्यों? यस यस सर। सर। यस यस सर। यस सर। है ना, जो 3 खंड रहेंगे प्रत्येक, जैसे ए बी सी, ये 3 खंड हो गए। ए में 3 निबंध होंगे, 1 2 3। बी में 1 2 3, सी में 1 2 3। तो हम निबंध 3 लिखेंगे, लेकिन हम ए पार्ट से भी एक निबंध लेंगे, बी पार्ट से भी एक निबंध लेंगे, सी पार्ट से भी एक निबंध लेंगे। ए आपके पास स्वतंत्रता होगी कि ए पार्ट से आप 1 नंबर वाला पसंद कर रहे हैं कि 2 नंबर वाला कि 3 नंबर वाला। बी पार्ट का आप 1 नंबर वाला पसंद कर रहे हैं, 2 नंबर का, 3 नंबर का, वो आपकी पसंद है, जो आपको आ रहा होगा। लेकिन हम तीनों खंडों से एक एक निबंध लेंगे, तब जाके हमारे 3 निबंध कंप्लीट होंगे। क्लियर बात? अब देखो, इसकी जो शब्द सीमा है ना, वो 700 शब्दों की है। निबंध कितने का होगा हमारा? 700 शब्दों का। अब देखो, 700 शब्दों में मुद्दा ये आता है, बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं, क्योंकि मैं तो बहुत सारी कोचिंगों में वगैरह में लेक्चर देने जाता रहा, तो समस्या ये आती है कि स्टूडेंट इस बात नहीं समझ पाते कि जो हमारी स्टार्टिंग होगी वो कितने शब्दों में होगी, निष्कर्ष हम कितने शब्दों में जाएंगे, मध्य पार्ट हमारा कितने शब्दों में रहेगा। क्लियर बात? तो देखो, इसके बारे में बहुत क्लियर कट बात करना चाह रहे हैं हम लोग। जब आपका एक निबंध 700 शब्दों में जाएगा, तो जो आपकी स्टार्टिंग है वो 80 से 100 शब्दों के बीच में रहेगी, इससे ज्यादा नहीं जाएगी। मतलब एक पैराग्राफ आप 70-80 ऐसे शब्दों का ले जाएंगे, एक पैराग्राफ में आपकी स्टार्टिंग हो जाएगी। ठीक है? निष्कर्ष भी यही 80 से 100 शब्दों के बीच में, इससे ज्यादा नहीं जाएंगे। जो आपका मध्य पार्ट होगा, देखिए 80 से 100 बोलने का मतलब ये नहीं है कि आप 70 पर नहीं आ सकते, कि आप 105 पर नहीं आ सकते। ये कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है, एक अमूमन बताया है मैंने, एक एवरेज बताया है कि 70-80 शब्दों की स्टार्टिंग हो जाती है, 70-80 शब्दों का हमारा निष्कर्ष हो जाता है, और बाकी 500 शब्दों में हम क्या करते हैं, मध्य का पार्ट लिख देते हैं। और देखो, देख चीज और, 700 का मतलब 700 शब्द ही नहीं है, 650 में भी आ सकते हो और 730 में भी जा सकते हो। लेकिन कोशिश ये हो कि ज्यादा शब्दों में ना जाएं, क्योंकि आपका टाइम खराब होगा, समय कम बचेगा, है ना। तो इसलिए अपनी बात को कंप्लीट करना है, निबंध को 650 शब्दों में, 520, 530, 540, मतलब 500 प्लस में आपका मध्य पार्ट क्या रहेगा, 500 शब्दों के इर्द गिर्द, मतलब 480। जैसे आपने 80-80 शब्दों में स्टार्टिंग कर दी, 80 में निष्कर्ष कर दिया, 160 आपका ये हो गया। ठीक है? बाकी आप क्या करेंगे, 450 शब्दों में, 480 शब्दों में, लगभग 500 में, इतने में आप मध्य पार्ट ले जाएंगे। और एक चीज और ध्यान रखना, जब आप मध्य पार्ट लिखेंगे, जिसको बीच का हिस्सा बोलते हैं, उसको लिखते समय ये ध्यान रखना है कि ज्यों ज्यों आप अपनी बात बदलेंगे, बात बदलने का मतलब क्या है, निबंध में जैसे मान लीजिए कई डायमेंशन होते हैं, जैसे आ गया भारत में मान लो जलवायु परिवर्तन की चुनौतियां, है ना, जलवायु परिवर्तन की चुनौतियां मान लीजिए एक निबंध है। तो आप पहले शुरुआत में इस तरीके से नहीं कि जलवायु परिवर्तन का आशय ये होता है, ये नहीं लिखना, ये लेख बन जाएगा। निबंध अलग होता है, लेख अलग होता है, ध्यान रखना। कभी भी पहले पैराग्राफ से आप समझाएंगे नहीं, परिभाषा नहीं देंगे, ये नहीं लिखेंगे कि जलवायु परिवर्तन जल धन वायु से बना है, परिवर्तन का आशय होता है, नहीं। स्टार्टिंग बड़ी कैसे की जाएगी मैं बताऊंगा आपको, है ना। स्टार्टिंग वाले पैराग्राफ में तो अर्थ आना ही नहीं चाहिए, अगले पैराग्राफ में जाता है ना। आप इस तरीके से स्टार्टिंग कर सकते हैं कि अभी कुछ दिन पहले न्यूज में आ रहा था, है ना, कि जलवायु परिवर्तन के कारण इस देश में ऐसी घटना हो गई, अफ्रीका में जंगल जलाए गए हैं, वहां पर ऐसी समस्या, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। आप मतलब सनसनी तरीके से स्टार्टिंग करेंगे, जैसे आप सनसनी खेज फैला रहे हो, आप कोई कहानी बता रहे हो, है ना। कोई आप बताएंगे कि कुछ समय पहले मैंने एक मूवी देखी थी जिसमें जलवायु परिवर्तन पर आधारित, इस तरीके से कोई आप प्रस्तुत कर सकते हैं। किसी मतलब महान व्यक्ति
तो कोटेशन महात्मा गांधी ने कहा था कि प्रगति से हमें उतना ही विद्रोहन करना चाहिए जितना हमारे काम मतलब उपयोग में आ सके, अतः सदैव नहीं करना चाहिए। बराक ओबामा का एक बहुत फेमस स्टेटमेंट था, उनका भी डाल सकते हैं जलवायु परिवर्तन पर। मतलब स्टेटमेंट से आप स्टार्टिंग कर सकते हैं, किसी कहानी से स्टार्टिंग कर सकते हैं, किसी मूवी का उदाहरण देके स्टार्टिंग कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग इस तरीके से मत करिएगा कि जलवायु परिवर्तन से आशा है, नहीं तो वो लेख बन जाएगा, कभी नंबर नहीं मिलेगा। अच्छा, और बहुत सारे स्टूडेंट यही करते हैं, उन्हें लेख और निबंध में अंतर ही मालूम नहीं रहता है, निबंध की जगह लेख लिख के चले जाते हैं, वो कहते हैं निबंध में नंबर ही नहीं मिला। समझ रहे बात को? ये चीजें ठीक है। ऐसे ही निष्कर्ष पर जब पहुंचेंगे तो निष्कर्ष का मतलब होता है कि जो मुद्दे हमने उठाए हैं उसको तो बताना ही है कि इसका निष्कर्ष ये है कि ये है, साथ में हम अपनी तरफ से कुछ सकारात्मक सकारात्मक पॉजिटिव सुझाव भी प्रस्तुत करेंगे लास्ट में। निष्कर्ष का मतलब ये नहीं होता कि हमने उसी बात को पकड़ा और निष्कर्ष दे दिया, बल्कि हम उसमें से लास्ट में अपनी तरफ से सुझाव भी देते हैं। और दूसरी बात, निबंध कभी पॉइंटों में नहीं लिखा जाता, ये भी ध्यान रखिए ना, नंबरिंग डाल के लिखा जाता है कि 1 नंबर का ये 2 नंबर हो गए, 3 नंबर हो गए, है ना, ऐसे नहीं लिखा जाता है। निबंध पर हमें इस फ्लो चार्ट में मतलब फ्लो में होता है, पैराग्राफ में होता है। निबंध किस में होता है? पैराग्राफ में होता है, पॉइंटों में नहीं होता। बताएं एक निबंध का उदाहरण देखते हैं, निबंध का हम सिलेबस देखो। खंड का देखते हैं, खंड का में 3 पॉइंट दिए रहेंगे, 1 2 3, लेकिन हमें करना क्या होगा? क्यों बताओ, क्या एक ही करेंगे ना हम? यस अरे सर, यस सर। खंड का से भी एक करेंगे, खंड खा से भी एक करेंगे, खंड गा से भी एक करेंगे। तीनों में 3 3 दिए गए हैं, लेकिन हमें टोटल 3 निबंध लिखना है। आएंगे आपके एग्जाम पेपर में 9 निबंध। 9 का मतलब ये नहीं है कि हम 3 जो मन चाहे वो लिख दें, हमें प्रत्येक खंड से एक लेना होगा। मतलब 3 खंड में 3 3 निबंध होंगे, लेकिन प्रत्येक खंड से हम अधिकतम 1 निबंध ले सकते हैं। एक लेंगे तो 3 खंड के 3 निबंध हो जाएंगे, यही हमारा पेपर होगा। क्लियर? अब देखो, कभी कभी इस तरीके से निबंध सॉल्व करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है ना कि हम गलत निबंध पकड़ लेते हैं सॉल्व करने के लिए, और वहां पर हमें नंबर नहीं मिलता। ठीक है ना? मैंने एक बार यही गलती की थी, मैं इसी अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। मुझे सदैव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में निबंध में बहुत शानदार नंबर मिलता रहा है। मतलब अच्छा नंबर मिलता रहा है, जो टॉप टॉप का नंबर होता है ना। यहाँ तक कि समीक्षा अधिकारी 2014-15 में मुझे बहुत शानदार नंबर मिला था। लेकिन मैंने क्या किया, 17 वाले पीसीएस में जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ, यहाँ पर मैं ये गलती कर गया निबंध के मामले में, और वो शायद पहली गलती थी, और उसी वजह से मेरी रैंक डाउन हो गई। ठीक है ना? तो आपको वो गलती नहीं करना। मैं क्या करता था, मैंने कभी साहित्यिक निबंध नहीं लिखे थे, क्योंकि मुझे साहित्य आता ही नहीं, तो मैं साहित्यिक निबंध कैसे लिख पाऊं? भाई हम तो राजनीतिक निबंध लिखते थे, आर्थिक निबंध लिखते थे, करंट के इशू के निबंध लिखते थे। मैंने कभी साहित्यिक निबंध कभी भी टच ही नहीं किया था। लेकिन एक हमारे सीनियर थे, तो उन्होंने कहा साहित्यिक निबंध में मैं आपको मैटर अच्छा दे दूंगा, आप साहित्यिक निबंध लिखिए, इसमें आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। मैं उनकी बातों में आ गया, मैंने कहा ठीक है। मैंने साहित्यिक निबंध लिख दिए, और 17 वाले पीसीएस में एक और इन्होंने इत्तेफाक किया, खंड का में भी साहित्यिक डाल दिया, और खंड खा में भी साहित्यिक निबंध एक और डाल दिया, जबकि नहीं डालना चाहिए था, लेकिन अब आ गया। तो मैंने क्या किया, उत्साह में आके कि चलो ये तो बहुत अच्छा है, और हमें जो एक सीनियर है उन्होंने मैटर भी दे दिया है, देखिए गलती उनकी नहीं, उन्होंने तो अच्छा ही समझ के दिया। तो हमने कहा कि इन्होंने मैटर दे दिया, मैं इसी को सॉल्व कर देता हूँ। तो मैंने साहित्यिक निबंध लिख दिए। साहित्यिक निबंध की वजह से मुझे बहुत कम नंबर मिला। क्यों? क्योंकि मैं साहित्य की स्टूडेंट ही नहीं हूँ। साहित्य वाले जिनका हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल है, जिनकी कविताएं वगैरह लिखते हैं, वो साहित्यिक निबंध हम आपसे बहुत बेहतर लिखते हैं। मैं ये बात भूल गया, मुझे ये बात याद नहीं रही कि मैं तो साहित्य का स्टूडेंट भी नहीं हूं, तो जिनका हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल है, जो कविताएं वगैरह जानते हैं, है ना, तो वो तो मुझसे ज्यादा नंबर पाएंगे ही पाएंगे। और उस निबंध को जो कोई हिंदी लिटरेचर का प्रोफेसर चेक करेगा, तो वो उसको तो मेरी तो कलम ही उतनी अच्छी नहीं होगी ना।
भाई हिंदी लिटरेचर जो आपका सब्जेक्ट ही नहीं है, हिंदी साहित्य, वो आप एक लिटरेचर पर निबंध लिखाएं जो कि आपका लेना देना ही नहीं है उससे, तो आपको नंबर नहीं मिल सकता। ठीक है ना। मेरे साथ यही गलती हुई थी। उसके पहले मैंने कभी हिंदी मतलब साहित्य वाला निबंध नहीं लिखा। मुझे बहुत बेहतर नंबर नंबर मिलता रहा। मैं इलाहाबाद में था, तो वहां पर चर्चे होते थे कि निबंध में इन्हें बहुत अच्छा नंबर मिलता है, लेकिन मैंने अपने ही सिलेक्शन के टाइम पर ये गलती कर दी, उसी वजह से थोड़ा सा मेरी रैंक डाउन हो गई। ठीक है, अब देखो निबंध में क्या करना है। खंड का, खंड का में पहला पॉइंट है साहित्य एवं संस्कृति। निबंध निश्चित आता है साहित्य संस्कृति में। साहित्य समाज का दर्पण है, साहित्य समाज में संबंध बताइए, साहित्य किस तरीके समाज को प्रभावित करता है। हेलो, हेलो। जी सर। जी जी सर, आ रही Yes, है sir. आपकी Yes, आवाज। आ sir. रहा है ना? यस Yes, सर। Yes, sir. sir. Yes, हाँ, sir. अरे वो किसी का कॉल आ गया था, इस वजह से वो डिस्टर्ब हो गया था। ठीक है, तो देखिए पहला क्या है ना, साहित्य एवं संस्कृति। इसमें निबंध ये आएंगे, साहित्य समाज का दर्पण है, साहित्य समाज का संबंध बताइए, साहित्य समाज का प्रतिबिंब है, समाज कैसे साहित्य को प्रभावित करता है, साहित्य कैसे समाज को। ये घिसे पिटे निबंध आते हैं जो कि अच्छे नंबर नहीं देते हैं। नंबर उन्हीं को मिलता है इसमें जो साहित्य के स्टूडेंट होते हैं। क्लियर बात। इसलिए आप लोगों को मेरी यही एडवाइज रहेगी, साहित्य वाले यदि आप स्टूडेंट हो, उस साहित्य के बारे में जानकारी रखते हो, कभी सूरदास के बारे में आ जाता है, कभी तुलसीदास के काव्य में जो है मानवता वाली बातें इस तरीके से आते हैं, तो आप साहित्य वाला निबंध तभी टच करिएगा जब आप साहित्य के बारे में जानकारी रखते हो, अन्यथा इसे टच मत करिएगा। क्लियर हो रही ना बात? क्यों? साहित्य वाला निबंध तभी टच करना है Yes, sir. जब Yes. साहित्य के स्टूडेंट हो, है ना, नहीं तो टच मत करिएगा, नहीं तो वो आपको नंबर डुबोएगा। मैं अपनी गलती से बता रहा हूं। दूसरा है खंड का में 2 नंबर सामाजिक क्षेत्र। सामाजिक क्षेत्र का मतलब सोशल इशू, इस पर निबंध लिखा जा सकता है। इस पर किसी की विशेष पकड़ नहीं होती है। कई लोगों का सोशोलॉजी ऑप्शनल होता है, लेकिन कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता है। सामाजिक क्षेत्र में वो महिलाओं से संबंधित पूछ लेते हैं, आदिवासियों की समस्या वह पूछ लेंगे, समाज में किस तरीके से बर्बाद, वैश्वीकरण के दौर में समाज। अब बताओ, इसमें किसी की विशेष पकड़ नहीं होगी भाई, वैश्वीकरण ने कैसे भारतीय समाज को प्रभावित किया है। सोशल मीडिया और समाज, कैसे सोशल मीडिया समाज को प्रभावित कर रही है, इस तरीके से निबंध आएंगे। ये निबंध इतने बढ़िया होते हैं कि इस तरीके से किसी का बैकग्राउंड नहीं होता है, जो बेहतर लिखेगा बेहतर नंबर पाएगा इसमें। ठीक है ना। तीसरा है इसमें राजनीतिक क्षेत्र। राजनीतिक क्षेत्र में कभी आ जाएगा पंचायती राज व्यवस्था पर, कभी भारतीय लोकतंत्र पर, कभी निर्वाचन व्यवस्था पर, ऐसे ऐसे आपके इसमें क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना निबंध में। तो ये तीसरा वाला खंड राजनीतिक, ये भी आप लिख सकते हैं, सामाजिक लिख सकते हैं। साहित्य वाले में बहुत सोच समझ के कदम रखना, जिनका बैकग्राउंड साहित्य का वो लिखें, अन्यथा इन दो पर आ जाए। क्लियर बात, क्योंकि तीन में से एक तो लिखना ही होगा, चाहे आप समाज पर लिखिए, चाहे राजनीतिक पर लिखिए, चाहे साहित्य पर लिखिए, है ना, लिखना तो होगा ही। लेकिन बस मामला क्या है कि जो आपकी बेहतर पकड़ हो जिसमें, उसको आप लिख लीजिएगा, अन्यथा छोड़ दीजिएगा। तो राजनीतिक निबंध, राजनीतिक निबंध में यही सब आते हैं, चुनाव सुधार, भारत में एक देश एक चुनाव, भारत में निर्वाचन की व्यवस्था में सुधार की संभावना है, भारतीय लोकतंत्र की दशा दिशा, भारत में संसदीय व्यवस्था में सुधार, भारत में अध्यक्षात्मक या संस्थात्मक, भारतीय संसदीय व्यवस्था पर निबंध, ऐसे निबंध आते हैं, है ना। इनको आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। GS 2 पेपर पार्ट होता है। मैं इसी पर लिखा करता था, मैंने उसी बार से गलती की है साहित्य पर लिख के, इसी वजह से नंबर, नहीं तो मुझे बहुत अच्छा नंबर मिलता था। ठीक है, तो आप राजनीतिक और सामाजिक अभी से मन बना लीजिए कि पहले खंड में हमें राजनीति पर लिखना है कि समाज पर लिखना है, क्योंकि अभी से आप एडिटोरियल पढ़ेंगे, न्यूज पढ़ेंगे, उनकी कटिंग रखेंगे, मैं बताऊंगा कैसे कटिंग रखी जाती है, उनके मैटर कलेक्शन करेंगे। एक दिन का काम नहीं है निबंध वाला, अभी से सतत प्रयास करना होता है। हफ्ते में 1-2 घंटे का टाइम देंगे आप इसको। क्लियर ना। आंसर राइटिंग करेंगे, मुझे आंसर राइटिंग भेजेंगे, मैं चेक करके बताऊंगा आपको। क्लियर ना। क्यों, समझ में आ रही सबको? Yes, sir.
सर यस सर सर है ना, तो ये करेंगे। आपसे बोल रहा हूँ कि साहित्य और संस्कृति को वही लोग टच करिएगा जिनका ऑप्शनल सब्जेक्ट हो, नहीं तो नंबर डूब जाएगा। अगला देखिए खंड खा, इसमें से भी एक निबंध लिखना होता है। इसमें एक तो आता है विज्ञान पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी। पहला पॉइंट क्या है, विज्ञान पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी। देखिए इसमें कई बार आता जाता है भारत की अंतरिक्ष क्षेत्र में उपलब्धियां बताइए, है ना। विज्ञान वरदान है, अब साफ है। विज्ञान का प्रभाव, विज्ञान का समाज को कैसे प्रभावित कर रहा है, विज्ञान को भारत की उपलब्धियां, विज्ञान में भारत की देन, ऐसे निबंध आएंगे। दूसरा आर्थिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र वाला करंट से आता है उदारीकरण के 30 वर्ष, उदारीकरण का भारत पर प्रभाव, उदारीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, है ना। कोरोना भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, मतलब इकोनॉमी, भारत में गरीबी की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, मनरेगा, है ना। मतलब जो आर्थिक इश्यू से, इकोनॉमिक इश्यू से जुड़े हुए मुद्दे होंगे वो इसके अंतर्गत पूछे जाएंगे, ठीक है ना। इस पर आप जा सकते हैं। तीसरा है कृषि उद्योग एवं व्यापार, कभी आ जाएगा भारत में सूक्ष्म लघु उद्योग की विशेष समस्या है, भारत में कुटीर उद्योग, बस छोड़ दिया टॉपिक, लिखो 700 शब्द, है ना। कृषि, कृषि मानसून का जुआ, भारतीय कृषि के लिए किए गए प्रयास, भारत में हरित क्रांति, भारत में हरित क्रांति 2, भारतीय किसान आंदोलन। मतलब कहने का आशय ये है कि ये तीनों ही पार्ट अच्छे हैं। विज्ञान वाला हो तो चूंकि आप तीसरे पेपर में विज्ञान पढ़ेंगे, इकोनॉमी भी पढ़ेंगे, कृषि पढ़ेंगे, तो इसके लिए आपको कहीं अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, लिखने की कला सीखना है। जो आपका थर्ड पेपर है ना जीएस का, देखा, जो जीएस का थर्ड पेपर है उसी से मिल जाएगा आपको निबंध इसका, इसको अलग से परेशान नहीं होना है, मिल जाता है इसका, यस सर। ठीक है। अब आते हैं तीसरे खंड पर, खंड गा। देखो इसमें है राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, मतलब एक करंट का टॉपिक है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे अफगानिस्तान समस्या, इस पर निबंध दे दे। भारत चीन की कोई वार्तालाप हुई है सेना सीमा के संबंध में, उस पर दे दे। मतलब जो अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर करंट में घटनाएं घटित हुई हैं, जैसे अभी मान लीजिए कि वो अपना हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ ना, इसी से जुड़ा हुआ कुछ दे सकते हैं कि जो परिवहन के साधन है, इस पर दे दें। भारत में किस तरीके से घटनाएं हो रही, मतलब जो घटनाएं हैं करंट की, राष्ट्रीय स्तर पर हो या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, उससे जुड़ा हुआ निबंध आएगा। फिर दूसरा प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, भूकंप, बाढ़, सूखा, ठीक है। ये इसके 10 पेज का मैटर होता है, जो कि आप तीसरा पेपर पढ़ेंगे वहां पर ये मैटर मिल जाएगा। साथ में आप जब फर्स्ट पेपर पढ़ेंगे ना, फर्स्ट पेपर में आपका ज्योग्राफी पार्ट जुड़ा, तो ज्योग्राफी में बाढ़ सूखा पढ़ लेंगे आप। आपदा प्रबंधन आपका जीएस में टॉपिक ही है, तो उसका निबंध तीसरे वाले का मिल ही जाएगा। तीसरा है राष्ट्रीय विकास योजनाएं एवं परियोजनाएं, इसमें जैसे कभी सुकन्या समृद्धि योजना, जन धन योजना, जो सरकारी योजना चला रही है उसके बारे में पूछ लेता है। तो देखो तीसरे खंड में मैं आपको सलाह दूंगा, योजनाएं वगैरह का कोई भरोसा नहीं होता है। कोई छोटी सी योजना दे देगा, मालूम पड़ा आपने पढ़ी नहीं पढ़ी, उसमें आप अपने कुछ शब्द नहीं बढ़ा सकते, इसलिए आप आपदाओं पर ही टिके रहिए। आपदा वाला खंड इसका बहुत अच्छा होता है, उसका मैटर भी मिल जाता है। आपको कुछ नहीं भी आ रहा तो भी बाढ़ सूखा भूकंप पर आ जाएगा, लिख के चले आओगे। लेकिन योजना के बारे में, जिस योजना के बारे में पूछेगा उसी योजना के बारे में ही लिखना होगा, तो यदि आपको मालूम नहीं है तो वो आपके हाथ से निबंध निकल जाएगा। और राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम का ऐसा है कि मान लो उस समय आपने कोई घटना पर ध्यान नहीं दिया, उस पर निबंध आ गया, तब क्या करोगे। इसलिए खंड गा में जो मतलब मेरी योजना रहती थी, आपदा वाला ही हम निबंध करते थे। खंडगा में कौन सा निबंध करोगे आप लोग। आपदा प्रबंधन। हाँ, कारण क्या है कि इसके बारे में आपको जानकारी रहेगी, आप पढ़े रहेंगे, कहीं से घूम के आ जाए आपकी कलम चल जाएगी। लेकिन मान लीजिए विकास पर आ गई, वो योजना नहीं पड़ी है, आपने पर्टिकुलर कोई योजना हो तो अच्छी आना है। आपको ये नहीं रहेगा कि अब निबंध कहाँ से आ गया, कहाँ जाए, ये नहीं रहेगा। इसमें आपका क्लियर रहेगा, अरे निबंध तो आना ही है,
हमारा तो पहले से तैयार है। भाई आप आपदा वाला तैयार करके जाइए अच्छे से, और साइड वाले थोड़ा थोड़ा देखते रहिए कि मान लो आपदा वाला ना सॉल्व कर पाए तो योजना वगैरह का मिल जाए। ठीक है, तो ये हमारा निबंध का सिलेबस रहे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने हिंदी और निबंध के बारे में जाना, इसका सिलेबस क्या होगा, इसकी रणनीति क्या होगी। कल जो है हम लोग देखेंगे जीएस पेपर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, है ना। पहले पूरा ओवरऑल सिलेबस एनालिसिस हो जाएगा, उसके बाद एक एक पेपर लेके हम लोग चलेंगे। ठीक है, किसी को कोई समस्या? नहीं नो सर। सर। नो सब सर। सभी नहीं को सर। समझ में आया? यस सर। यस सर। पूरी तरह से समझ में आया? जी जी सर। सर। जी यस सर। सर। यस सर। हाँ। और आप लोगों के माइंड में कोई जिज्ञासा चल रही हो इससे संबंधित? कोई जिज्ञासा जहां समझ में ना आए हो, कुछ पूछना चाह रहे हो? सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बताएं। सर मेरी बर्तनी गलत होती है बहुत। देखिए उसके लिए ना आपको ना उस पर काम करना होगा। बर्तनी शुद्धि वाला हिंदी में पेपर भी दिया गया है, और आप बेसिक चीजें समझिएगा पहले हिंदी की। हिंदी की बेसिक चीजें समझने का आशय ये है, जैसे आप पेपर वगैरह पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं, तो उसमें ये देखना किस शब्द को कैसे लिखा जाता है। क्योंकि हिंदी मीडियम में होके हिंदी में बर्तनी गलत नहीं होना चाहिए, है ना। तो आप बेसिक शब्दावली समझिए। कठिन कठिन शब्द ही हमें लगता है गलत होते होंगे, छोटे छोटे तो होते नहीं होंगे, क्यों? हाँ सर, हार्ड शब्द गलत होते हैं। हार्ड शब्द, है ना। तो इसके बारे में पेपर 100-200 शब्द ऐसे लिख लीजिए जिनमें बार बार आपसे मिस्टेक हो रही हो, है ना। मात्रा की गलती हो रही होगी, जो मुझे समझ में आ रहा है कि कहीं बड़ा ऊ का मात्रा लगाना तो छोटा ऊ का लग जाता होगा, छोटी ई की जगह बड़ी ई लग जाती होगी। एक तो ये गलती हो रही होगी। दूसरी गलती ये हो रही होगी, कहाँ आधा लिखना है कहाँ पूरा लिखना है, आधा ना कहाँ बनेगा, आधा का कहाँ बनेगा, या पूरा बनाया जाए, यही गलती रहती होगी, क्यों? जी सर। है ना। तो इसके लिए ना अभ्यास करना पड़ेगा आपको। पेपर वगैरह पढ़िए, किताब आप पढ़ेंगे, लेकिन हिंदी मीडियम के होके हिंदी में गलती मत करिएगा, है ना। इसका अभ्यास करिए। और जो आप शुद्ध अशुद्ध वाली चीजें पढ़ेंगी, कोई हिंदी की बेहतर बुक ले लीजिए, हरदेव बाहरी वगैरह की आती है, पृथ्वीनाथ पांडे की बेहतर बुक होती है ना। इन बुकों को पढ़ेंगे आप तो आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी, हिंदी आप लिखना सीख जाएंगे। बाकी न्यूज़पेपर वगैरह देखिए, पेपर पढ़िए, और उसकी शब्दावली, जिन शब्दावली पर आपको गलती हो रही हो, खासकर आप देखें कि इसमें मात्रा की गलती हो, तो उसको अभ्यास करिए, उसको दूर करिए, है ना। और किसी की कोई जिज्ञासा? सर ओके सर, शब्दों थैंक का यू। दोहराव हो जाता है ऐसे राइटिंग में। हाँ हाँ। सर कभी देखिए कभी जैसे एक ही चीज दो बार आ जाती है माइंड में, पहले लिखे होते हैं आती है, हाँ और हाँ सब हाँ। शब्द का भी दोहराव हो जाता है।